एक्टर डिफरेंट्स हैं, बाकी ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अजहर सजीद साहब, क्या देखते हैं, आपके ज़्यादातर कैंडिडेट तो आज़ाद ही हैं, और हल्फ के अलावा क्या गारंटी होगी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही शमूलियत इख्तियार करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो मैंने सेक्शन 215 की आईनी हैसियत चैलेंज कर दिया, जिसमें कहा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का सिंबल ले सकता है। ये आइन के आर्टिकल 17 के मुनाफी है, और इसकी समाअत सुबह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन लाहौर हाईकोर्ट के जज है वो करेंगे। अब अगली बात आती है कि मैंने खुद नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए थे, तो मैंने लिखा था, डेक्लेरेशन दिया है कि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। और इस बात का सबूत ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि इतने नॉमिनेशन पेपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी उन्होंने कहां से डाटा लिया, उन्होंने वो डेक्लेरेशन के फॉर्म से लिया। और इसका अगला सबूत ये है कि 13 जनवरी वाले दिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ हमारा इल्हाक ठीक है। तो हुआ, कहा कि उसके टिकट ले लेते हैं, तो एक ऑर्डर आ गया था कि आप एक सियासी जमात के साथ है, दूसरी सियासी जमात में ज्वाइन नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा जितने डेक्लेरेशन दी है वो हमारे कैंडिडेट हैं, और वो अगर हमसे हटके कहीं जाएंगे तो डिफेक्शन का लॉ अप्लाई करेगा, आर्टिकल 63 का इतलाक होगा, वो किसी को वोट नहीं दे पाएंगे और वो नाहल हो जाएंगे। और जहां तक हलफ की बात है, हलफ तो एक अलग इशू है ना, लेकिन आईनी और इसमें बाकायदा सलमान अकरम राजा ने बतौर कैंडिडेट ये चैलेंज भी कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और वहां ये बात वाजे आ जाएगी। और वजह देखे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड है, बाकायदा उसका इंतखाबी निशान ना हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। सिर्फ इंतखाबी निशान नहीं है, इंतखाबी निशान वो इनफरादी तौर पर है, वो इनफरादी इंतखाबी निशान से लड़ेंगे। लड़ने के बाद वो पाकिस्तान तहरीक, हाँ एक पॉसिबिलिटी है कि कल सियासी जमात के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतती है, बहुत से कैंडिडेट आ जाते हैं, और उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है कि कल पार्लिमानी पार्टी जब बनती है तो मेजोरिटी में से जो है ना 51% अगर फैसला कर लें कि हमने अपनी एक पार्टी बनाकर चलनी है, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन इस वक्त हम बहुत क्लियर हैं, और इसमें मजीद जो है ये इलेक्शन कमीशन ने जो कंफ्यूजन पैदा की हुई है ये उसको दूर करनी चाहिए, उसे वजाहत के साथ बता देना चाहिए, उसे अपने उस फैसले पे कायम रहना चाहिए जो 13 जनवरी को फैसला दे दिया था। हम क्लियर हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साफ शफाफ इलेक्शन नहीं मिल रहे, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उसको जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहे। आपके सामने है, आज खोसा साहब ने जलसा करने की कोशिश की, वहां आंसू गैस, आंसू शेल की गाड़ियां, और क्या कुछ हमने नहीं देखा। ये सारी तकलीफों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में खड़ी है और इलेक्शन लड़ रही है, और इंशाल्लाह सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरेगी। ठीक है, नज़ीर लगारी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि सारी जो बड़ी जमातें हैं, जिसमें अलीम खान का भी आज बयान आया कि काफ़ी सारे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ मैं काम कर चुका हूं और मेरे साथ राब्ते में भी हैं, तो क्या लगता है आज़ाद उम्मीदवार किस करवट बैठेंगे, कौन सी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे? और दूसरा, डेक्लेरेशन लॉ की बात की गई, क्या ये लागू होगा? देखें, जो आईनी तकाज़े हैं वो तो पूरे होंगे। खास तौर पे एक बात यह है कि अगर आजाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर अपनी पार्टी एसोसिएशन जाहिर करते हैं तो उसी पार्टी में शामिल समझे जाएंगे, जिस पार्टी में वो शामिल होंगे। जो पीटीआई के उस पर आए हैं जाएंगे, ये तो नहीं समझा जाएगा कि किसी और पार्टी के हैं, और फिर उनको डिक्लेरेशन भी दे देना होगा कि जनाब हम अपनी पार्टी में हैं, और उसी पार्टी के अंदर शामिल होने का आजाद तौर पर, अगर आजाद तौर पर भी जीते हैं तब भी वो अपनी पार्टी में जा सकते हैं, इसमें कोई रोकता नहीं है। लेकिन ये जो अब तक फिजा बनी हुई है कि जनाब हो नहीं जाना इलेक्शन में, कुछ नहीं होगा, वही आएंगे, वही नहीं आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि इस वक्त सियासी सरगर्मियां जो हो रही हैं वो ये बता रही हैं कि पोलराइज सोसाइटी होने के बावजूद भी सियासी जमातों के से भी मौजूद है, सियासी जमातों के अफाड़ भी मौजूद है, उनके वोटर भी मौजूद हैं, जो बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, और पीटीआई को भी जलसे करने की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन ये तासुर गलत है कि जनाब सारे के सारे लोग जो है वो एक ही जमात को वोट कर रहे हैं, ये तासुर गलत है। तो लगारी साहब, जिस तरह माजी में भी हमने देखा कि मंडियां भी लगी, हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई, और अगर यही सूरत हाल आती है तो फिर कौन सी जमात स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस सब की? नहीं, ऐसी बात हम नहीं कर सकते, इसलिए कि अभी इलेक्शन का प्रोसेस जारी है और अभी इलेक्शन होने बाकी हैं, और कौन खरीद सकता है तो माजी का तो सबका सामने है कि किस किस खरीदा, कब खरीदा, सारा चीजें मौजूद हैं। और खुद इनके लिए जो आज अपने आप को सबसे पॉपुलर समझ रहे हैं, मैं नहीं समझता कैसा है, लेकिन वो
उनके लिए क्या मंडी नहीं लगी थी, अभी मंडियां लगी थी उनसे भी, और कैसे कैसे लोगों को जहाज चले थे, जहाज चलाकर जाकर हुकूमत बनाई थी। तो ये सारा कुछ है, लेकिन मैं इस सारे अमल को गलत समझता हूँ। सियासी अमल को सियासी अमल होना चाहिए, और अगर किसी ने अपनी पार्टी के टिकट पर जीता है या पार्टी के नाम से जीता है तो उसको पार्टी के साथ रहना चाहिए। नाज़रीन, फीकी इंतखाबी मुहिम में रंग पड़ गया है और साबिक वफाकी वजीर जो है उन्होंने बयान दिया है, जिनका नाम फैसल वावडा है। कहा है कि इंतखाबात में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं बकरा मंडी की तरह उनका भाव लगेगा। शौकत पराचा साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आपकी राय लेना चाहूँगा इस पॉइंट पे कि अगर मंडी लगती है तो आपकी नज़र में बेहतर खरीदार कौन होगा इस मंडी का, और ये कितना मुतासिर करेगी बाकी जमातों को? कितनी लगती है, लेकिन फ़िलहाल तो हम इलेक्शन में हैं, इलेक्शन फेज़ में हैं। अब इस वक्त इस इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों की दो कैटेगरीज़ बनेंगी। एक तो वो कैटेगरी होगी जिनको पीटीआई ने अपना नॉमिनेट किया है, चूँकि उनके पास सिंबल नहीं है, और पीटीआई के बहुत सारे हलके ये भी मानते हैं, तसव्वुर करते हैं और बरमला उसका इज़हार करते हैं कि पीटीआई बतौर सियासी जमात मौजूद है लेकिन उनके पास बल्ले का निशान नहीं है। क्या वो जब असेंबली में आएंगे बतौर आज़ाद उम्मीदवार तो फिर उन पर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा अगर उस आज़ाद कैटेगरी की बात हो रही है। बाकी हर इलेक्शन में कुछ लोग आज़ाद होते हैं, जैसे 2018 में आज़ाद जो आए थे लोग, उन सब को जहांगीर खान तरीन के जहाज़ पर बिठाकर पीटीआई में शामिल कराया गया, या 2008 में जो आज़ाद लोग थे वो पंजाब असेंबली में आए और उनको मुस्लिम लीग नून में शामिल करके नून लीग की वहाँ पंजाब में हुकूमत बनाई गई। लिहाजा हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। वो लोग जो बल्ले के निशान से महरूम हुए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही ना होने की वजह से उनसे बल्ले का निशान ले लिया, तो क्या फैसल वावडा साहब उन लोगों की बात कर रहे हैं? अब दूसरा जो है, कौन ख़रीदार होगा? हर दौर में ख़रीदार उनका रहा है। मैंने अभी जहांगीर खान तरीन के जहाज़ की बात की कि जो आज़ाद थे 2018 में, वो जहाज़ पर आते रहे, वो मैरियट में ठहरते रहे, मैरियट में उनकी वफ़ादारी बदली या वफ़ादारी उन्होंने अपनी शो कराई कि वो पीटीआई में शामिल हो गए। उससे पहले भी होता रहा, बलूचिस्तान असेंबली भी एक बार, वहाँ से भी बहुत सारे लोग टूटे थे। मीर सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत ख़त्म हुई थी। पाकिस्तान की तारीख़ में हर बार, सियासी तारीख़ में हर बार एक टर्न आता है, एक मोड़ आता है। एक पार्टी के लिए वो नेगेटिव होता है, दूसरी पार्टी के लिए वो पॉजिटिव होता है। 2018-2024 के जो वाक़यात हैं, सिर्फ एक्टर्स डिफरेंट हैं, बाकी तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। तो पराचा साहब, क्या देखते हैं जो मैडम ने बातें की हैं, क्या नून लीग इन सब पर अमल करने में कामयाब होगी? क्या वोट बैंक जो वोट है, जो वोटर्स हैं पाकिस्तान के, क्या वो उनको कायल कर पाएगी मुस्लिम लीग नून इस सब पे? देखें, बड़ा मसला है मुल्क की मईशत का, और मईशत के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ की कंट्रीब्यूशन है। ब्लूमबर्ग का जो आज एनालिसिस आया है बड़ा आई ओपनर है पाकिस्तान के लिए, और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकानमी को देखते हैं, मियाँ साहब की कंट्रीब्यूशन है। हर दौर में मियाँ साहब ने एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट रखा। वो पहली हुकूमत थी तो उन्होंने मोटरवे, एक बड़ा विजन था, एक बड़ी इनोवेशन थी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। बहुत सारे लोग, मुझे याद है, वो मुखालफत किया करते थे, रुक गया। फिर जब दूसरी गवर्नमेंट उनकी आई तो उसमें वो मुकम्मल हुआ, और ये M2 जो लाहौर रावलपिंडी है, इमेजिन के अगर ये ना बना होता तो GT रोड पे तो शायद 12-12 घंटे लगते। फिर मियाँ साहब ने पीली टैक्सी वाली स्कीम दी, रोज़गार के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, मोटरवेज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। बट एट द मोमेंट इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, आने वाले इलेक्शन के बाद अगर ठोस मैंडेट नहीं मिलता, जो आप कह रहे हैं कि लोगों को अपील आएगी, मसलन पंजाब में तो कंपटीशन है, बाकी सिंध में मुस्लिम लीग कहाँ है, कितनी सीटें लगेंगी, MKM के साथ एक सीट एडजस्टमेंट की ऑप्शन थी, वो भी ना हुई। KP में थोड़ी सी पॉकेट्स हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का अपना वोट है। सरदार मेहताब अब्बासी जैसे लोग जो सीनियर थे वो छोड़ गए, शाहिद खाकान अब्बासी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, चौधरी निसार अली खान चले गए। तो घूम फिर के 141 जो पंजाब की सीटें हैं, ज़्यादा फोकस लग रहा है
मुस्लिम लीग नून का पंजाब के ऊपर। बलूचिस्तान में बड़े लोग आ गए आपके साथ, जाम कमाल जैसे चीफ मिनिस्टर, या इधर पहले मरकज़ में भी वजीर रहे, लेकिन 16 सीटों में से कितनी उसकी तकसीम होगी, कितना आएगा? तो अल्टीमेटली पंजाब पे फोकस है। 141 सीटें हैं जिसमें साउथ लेकिन शौकत साहब इलेक्शन पंजाब में तो नहीं, पूरे पाकिस्तान में है, तो पूरे पाकिस्तान पर फोकस करना इस वक्त कितना ज़रूरी है? तमाम सूबों पर फोकस करना कितना ज़रूरी है मुस्लिम लीग नून के लिए? मैं आपसे यही तो गुजारिश कर रहा हूं कि लग ऐसे रहा है कि जैसे सारा फोकस पंजाब पे है। केपी में पॉकेट्स हैं ना, खुद मियां साहब ने 15 से मानसरा से लड़ रहे हैं, अच्छा जलसा था यकीनन कल, लेकिन कितनी सीटें होंगी? खुद हदारा में से मैंने आपको एग्जांपल दी, सरदार महताब अहमद अब्बासी साहब जो एक वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, इनकी अपनी पार्टी के सूबे में वो चले गए। लेकिन जो बात मईशत की है, मईशत को संभालने की है, मुल्क को आगे लेके जाने की है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेने की है, इन्वेस्टमेंट लेने की है, कम अज़ कम मियाँ साहब की दोस्ती है। टर्की की बात कर लें, सऊदी अरब की बात कर लें, यूरोप के साथ, फिर अमेरिका के साथ जब लंदन में रहे उस वक्त भी बतौर तंज पीटीआई की हुकूमत कहा करती थी कि बैरून मुल्क के लोग आकर उनसे वहाँ लंदन में मुलाकातें करते हैं। तो अगर इनको थोड़ा पॉजिटिवली देखा जाए तो फिर इंटरेक्शन है, इसलिए फिर एक SIFC बन गई इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। मैं तो समझता हूँ कि जितनी सियासी जमातें हैं, PTI है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, MQM है, ANP है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, काश इलेक्शन से पहले ही कोई मिसाक मईशत हो जाता